नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सोनी आपका इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को प्रारंभ किया था। उसके अंदर हम 3 लेसन कर चुके हैं। पहला लेसन था हमारा प्रारंभिक विद्युत, दूसरा लेसन था हमारा चालक, अचालक और अर्धचालक, तीसरा लेसन था हमारा वैद्युतिक सहायक सामग्रियां। 3 लेसन हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चौथा लेसन नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है डीसी थ्योरी। दोस्तों, ये जो लेसन है, चाहे इलेक्ट्रिकल आईटी इलेक्ट्रिकल बेस पर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसके अंदर यह जो लेसन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम आपने दिया हो तो आपने देखा भी होगा, अगर नहीं दिया तो आप देखोगे कि इस लेसन में से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं उस एग्जाम के अंदर कि लगभग 10% के आसपास क्वेश्चनों का हिस्सा इस अकेले लेसन से होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो लेसन है बहुत ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे और इसको नोटबुक में अपने अच्छे ढंग से नोट्स बनाकर याद भी करोगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। लेसन है हमारा डीसी थ्योरी। सबसे पहले डीसी थ्योरी का मतलब अपने समझते हैं कि क्या है डीसी थ्योरी का मतलब। डीसी थ्योरी का मतलब है कि इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो सप्लाई होती है विद्युत धारा, वो हम पढ़ चुके हैं कि 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बहुत विस्तार से एक बड़ा लेसन आता है, जिसको मैं पहले से ही YouTube पर अपलोड कर चुका हूं। उसकी 9 क्लासेज हैं, वो आप देखकर तैयार कर लीजिए। वो लेसन भी कंपटीशन के एग्जाम के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। वो इस डीसी थ्योरी लेसन में हम पढ़ेंगे कि डीसी सप्लाई से जो जो चीजें चलती हैं, जो जो लोड काम करते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनमें पावर खपत होती है, कैसे उनमें वोल्टेज देने से धारा किस प्रकार से चलती है। किरचॉफ के इसके अंदर 2 नियम आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर किरचॉफ के वो दोनों नियमों में से एक नियम जरूर आ जाता है। इस लेसन के अंदर हम थोड़े से मुश्किल सर्किट्स आएंगे, उनको अपने हल करना भी सीखेंगे, विद्युत धारा निकालना सीखेंगे, वोल्टेज निकालना सीखेंगे, रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे, नोडल एनालिसिस सीखेंगे, लूप एनालिसिस सीखेंगे, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, उनको भी अपने इसके अंदर सीखेंगे। और इसके अंदर हम सीखेंगे एनर्जी हम कैसे ज्ञात करते हैं कोई सर्किट, डीसी सर्किट की। तो काफी सारा सीखने के लिए है, हो सकता है इसकी 6 से 7 क्लास लग जाए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट लेसन है कि ये बहुत महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले अपने इस लेसन के अंदर स्टार्ट करते हैं, तो समझते हैं डीसी धारा क्या होती है। तो मैं पहले लेसन के अंदर करवा चुका हूं कि डीसी धारा क्या है। वह विद्युत धारा जिसका न तो मान बदलता है और न ही दिशा बदलती है, वह धारा डीसी धारा होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी अपने ये मानते हैं 0 होती है। अगर शुद्ध एकदम प्योर डीसी करंट होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसीज का मान 0 हर्ट्ज होगा। तो इस लेसन के अंदर सबसे पहले अपने एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। टॉपिक का हमारा नाम है सर्किट क्या होता है, परिपथ। नंबर 1 टॉपिक आता है हमारा परिपथ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट। दोस्तों, परिपथ या सर्किट क्या होता है? परिपथ अपने किसको बोलते हैं, क्या होता है परिपथ? तो परिपथ अपने ये बोलते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है परिपथ की, जो बहुत ही आसान है और आपको याद भी हो जाती है कि विद्युत धारा के लिए एक अपने कोई तैयार किया गया बंद रास्ता, वो रास्ता खुला भी हो सकता है किसी कारण से या बंद भी हो सकता है। विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया एक रास्ता परिपथ कहलाता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया रास्ता परिपथ कहलाता है। अगर अपने परिपथ की बात करें तो परिपथ के अंदर कम से कम हमें 5 कंपोनेंट लगाने चाहिए। सेफ्टी के अनुसार
कंट्रोलिंग के अनुसार 5 कंपोनेंट उसके अंदर लगे होने चाहिए। कौन कौन से वो 5 कंपोनेंट है, कौन कौन सी वो 5 चीजें हैं जो एक परिपथ में होनी चाहिए? तो सबसे पहला अगर अपने बात करें तो सबसे पहला उसके अंदर होना चाहिए चालक युक्ति। सबसे पहला कंपोनेंट होना चाहिए उसके अंदर चालक युक्ति। नंबर 2 उसके अंदर होना चाहिए कोई नियंत्रक युक्ति। नियंत्रक युक्ति। उसके बाद उसके अंदर होना चाहिए सुरक्षा युक्ति। उसके बाद उसमें होना चाहिए सप्लाई स्रोत। सप्लाई स्रोत। और 5वीं चीज उसके अंदर होनी चाहिए कोई उपभोक्ता युक्ति। ये 5 चीजें एक परिपथ में होनी चाहिए। सबसे पहले चालक युक्ति की बात करें, मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना देता हूं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। जैसे ये कोई विद्युत लैंप है और ये हमारा फ्यूज है। फ्यूज के बारे में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लगाई है। फ्यूज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आता है, वो क्लास आप जरूर देख लें। इस क्लास के अंदर उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी फ्यूज की। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये 5 युक्तियां इसके अंदर लगी हुई हैं। सबसे पहले बात करें चालक युक्ति की, कंडक्टिंग डिवाइस। चालक युक्ति का मतलब ये है कि हमें सप्लाई को इस बल्ब तक लेकर आना है तो कोई तार चाहिए। वो एल्यूमिनियम, तांबे, लोहे, किसी भी एक चालक युक्ति कोई चालक पदार्थ से बनी होगी तो वह हमें चाहिए। तो चालक युक्ति होगी जो तार है, केबल है या कोई बस बार है। चालक कई प्रकार के हैं। बस बार के बारे में अपने एक दिन स्पेशल क्लास लगाएंगे, बस बार के बारे में सीखेंगे कि बस बार कौन सी चालक युक्ति है, कहाँ उसका उपयोग होता है। बस बार भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियंत्रक युक्ति कि हमें विद्युत लैंप को चालू करना है या बंद करना है, नियंत्रित करना है हमें, तो उसके लिए हमें नियंत्रक युक्ति चाहिए। यहां मैंने स्विच लगा रखा है, इसकी जगह पर एमसीबी हो सकती है, कोई बड़े सर्किट ब्रेकर्स भी हो सकते हैं। सुरक्षा युक्ति की बात करें जो सेफ्टी करे, हमारे इस परिपथ में एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस भी होनी चाहिए कि अगर कहीं परिपथ में लोड का मान बढ़े या कहीं किसी कारण से भी धारा का मान बढ़ जाए तो परिपथ हमारा खराब ना हो, उस चीज से बचाने के लिए हमें सर्किट में फ्यूज भी लगाना चाहिए। इसके बाद सप्लाई स्रोत। अब हमें विद्युत लैंप को काम करवाना है, उसे प्रकाश लेना है तो सप्लाई की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ईएमएफ की जरूरत पड़ेगी। तो वह कोई बैटरी सोर्स हो सकता है, कोई जनरेटर हो सकता है। और लास्ट अपनी जो यूज में आने वाली चीज है वो है उपभोक्ता युक्ति, जो विद्युत धारा का उपभोग कर रही है, यानी जो हमारा लोड है वह उपभोक्ता युक्ति है। तो यहाँ विद्युत लैंप लगा है, ये उपभोक्ता युक्ति है। तो इस प्रकार से एक सर्किट के अंदर 5 चीजें होनी चाहिए। अगर पांचों में से कोई एक दो चीजें अगर नहीं भी है, जैसे मान लो सर्किट के अंदर ये नियंत्रक युक्ति नहीं है, ये सुरक्षा युक्ति नहीं है, तो भी परिपथ चल जाएगा। ऐसा नहीं हमारा परिपथ काम नहीं करेगा, परिपथ काम करेगा, लेकिन वो गलत है। सप्लाई स्रोत अपने कोई परिपथ के अंदर नियंत्रक युक्ति भी होनी चाहिए और सेफ्टी डिवाइस भी होनी चाहिए। तो ये 5 युक्तियां, कम से कम ये 5 युक्तियां होनी चाहिए। अगर कोई महंगा उपकरण है, कोई महंगा उपभोक्ता युक्ति है, तो उसके लिए हम कोई अलग से कोई रिले भी लगा सकते हैं कि अगर लोड का मान बढ़े तो इस प्रकार से ये रिले काम कर जाए और परिपथ बंद हो जाए, ओवर वोल्टेज हो जाए, अंडर वोल्टेज हो जाए। तो बहुत प्रकार की रिले आती हैं, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज की, ओवर फ्लक्स की, इस प्रकार से। तो सबका अलग अलग काम होता है, तो वो सेफ्टी डिवाइस भी हम लगा सकते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा महंगा उपकरण है तो। जैसे अगर ट्रांसफॉर्मर की बात करें, बहुत महंगे ट्रांसफॉर्मर आते हैं तो उनको सेफ्टी के लिए उनके बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस लगे होते हैं, बहुत सारी रिले लगी होती हैं। तो जैसे जैसे उपकरण महंगा होता जाएगा उसके लिए सेफ्टी की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा पड़ेगी।
तो कोई परिपथ के अंदर ये 5 चीजें होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करें कि परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्किट, परिपथ के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से परिपथ हो सकते हैं। तो दोस्तों परिपथों की अगर बात की जाए तो 4 प्रकार के परिपथ हो सकते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहले बात करें नंबर 1 परिपथ। सबसे पहला परिपथ हो सकता है हमारा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट दोस्तों इसका हिंदी में नाम मत याद करना आप, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इंग्लिश में याद करो, और जो आपका जो कंपटीशन एग्जाम आता है उसमें भी आप इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि एक साइड हिंदी होगा तो दूसरी साइड इंग्लिश होगा, इंग्लिश तो जरूर होगा ही होगा, अगर हिंदी नहीं है तो भी इंग्लिश जरूर होगा। तो इंग्लिश के अंदर आपको हमेशा हिंदी वाला जो पर्सन है वो चाहे आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया भी हमें हिंदी वाला पर्सन क्या कहना चाह रहा है, हमें उसका उत्तर बहुत आसानी से आता है। लेकिन मेरा मानना ये है, और मैं हमेशा ऐसा ही करता था जब मैं कभी कोई कंपटीशन एग्जाम मैंने दिया था, तो हिंदी वाला मेरे को पर्सन आसानी से समझ में आ गया भी हाँ ये पर्सन ये कहना चाह रहा है विद्युत धारा का क्या मात्रक है, मेरे को अच्छी ढंग से पता है, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड है, मेरे को पता है उस चीज का। लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश में वो पर्सन जरूर देखना चाहिए कहीं कुछ अलग चीज उसमें ना लिखी हो। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसा होता है कि हिंदी में कुछ लिखा होता है और इंग्लिश में पर्सन में कुछ लिखा होता है, और जो एग्जामिनर होते हैं जो एग्जाम बनाते हैं, या मान लो जो आपकी जो मतलब क्या है ओएमआर सीट चेक होगी कोई कंप्यूटर्स द्वारा या जहां जिस भी चीज से चेक होगी, तो हमेशा इंग्लिश वाले पर्सन के अनुसार से ही उत्तर मानकर ही चेक की जाती है। तो आपको हमेशा ही इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए, चाहे आपको हिंदी वाला क्वेश्चन आसानी से पूरा का पूरा समझ में आ गया, आपको उत्तर भी आता है, फिर भी इंग्लिश में उसको पढ़ें और ये भी देखें कि हिंदी में जो जो ऑप्शन दिए हैं क्या इंग्लिश में वही ऑप्शन है और उसी के अंदर है, यानी कि जो ऑप्शन ए में हिंदी में था वही इंग्लिश में ए में है या कहीं बी में तो नहीं है वो। तो आपको ये चीज जरूर चेक करनी चाहिए। बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते, लेकिन 5 से 6% ऐसे जरूर आ जाते हैं जिनमें थोड़ा ऐसा कुछ गलत होते हैं, कुछ उनमें मतलब क्या होता है डिफेक्टिव होते हैं और अपने बाद में शिकायत भी नहीं लगा सकते। तो आपको इंग्लिश में जरूर देखना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी अपने इलेक्ट्रिकल नाम होगा उसका आप इंग्लिश नाम जरूर याद करो। तो बात करते हैं क्लोज सर्किट की, हिंदी में इसका नाम होता है बंद परिपथ। तो आप तो ये मानोगे बंद परिपथ का मतलब परिपथ हमारा बंद है, काम नहीं कर रहा, तो गलत है। इसलिए इंग्लिश वाला नाम याद करो क्लोज। क्लोज का मतलब है परिपथ जुड़ा हुआ है, क्लोज है पूरा, कहीं से टूटा नहीं है, क्लोज है। तो क्लोज में क्या होगा, ये स्विच हम यहां जोड़ देंगे, स्विच है या एमसीबी है जो भी हमारा जो कंट्रोलिंग डिवाइस है उसको हम यहां से चालू कर देंगे, तो हमारा जो विद्युत लैंप है ये काम करने लग जाएगा, या अन्य कोई अलग प्रकार से कोई उपभोक्ता युक्ति है तो अपना काम करने लग जाएगी। ये हमारा क्लोज सर्किट है। अगर दूसरे सर्किट की बात करें तो एक सर्किट हमारा होता है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। अब ओपन का आपको समझ में आ गया, माइंड के अंदर ओपन है, कहीं से भी परिपथ ओपन हो सकता है, वो यहां से कोई तार टूट गई या विद्युत लैंप ही खराब हो गया या फ्यूज टूट गया या हमारा स्विच हमने क्लोज नहीं किया, या कहीं जो ये हमारा जो ये ईएमएफ स्रोत है इसके अंदर सप्लाई ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं है, तो कहीं से भी ऐसा काम हो गया कि सर्किट यहां से विद्युत धारा का प्रवाह होके यहां तक जब आती है करंट, वो ऐसा पूरा परिपथ नहीं बन रहा, कहीं से ओपन है, तो वो परिपथ कहलाता है हमारा ओपन सर्किट। दोबारा सुनिए दोस्तों, अगर कहीं से भी, वो जरूरी नहीं है कि फ्यूज उड़ता है, फ्यूज अगर कहीं ओपन है तो ओपन मानेंगे, वो कहीं से भी अगर करंट का रास्ता कंप्लीट नहीं हो रहा है, किसी भी एक रास्ते में रुकावट आ गई या 2 रास्ते में कहीं से भी रुकावट आ गई, तो वह परिपथ हमारा ओपन सर्किट कहलाता है। ओपन सर्किट के बारे में एक फिक्स क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओपन सर्किट के अंदर करंट कितनी होती है और रेजिस्टेंस कितना होता है। दोस्तों ओपन सर्किट की बात करें तो आप सोचो इसमें कोई करंट चलेगी, अगर अपने इसमें कहीं से भी परिपथ ओपन हो गया तो करंट का मान कितना होगा। अगर करंट नापने के लिए मीटर लगाते हैं हम, एम्पियर मीटर,
या एमीटर वो कितनी करंट बताएगा, वो बताएगा 0। और रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस आप अगर ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस मापते हो तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आता है। और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नापने के लिए आपको एक डिवाइस होती है, एक उपकरण होता है मेगर, जिसे बोला जाता है इंसुलेशन टेस्टर, जो कि इंसुलेशन का टेस्ट करता है कि हमारा इंसुलेशन केबल का सही है या कहीं खराब हो गया। तो अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो आपको फिर मेगर से इसका रेजिस्टेंस नापना चाहिए कि कहीं हमारा परिपथ ओपन तो नहीं है, वरना फिर एक छोटे मल्टीमीटर से आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो कि परिपथ कहीं से ओपन नहीं है। तो ओपन सर्किट की जांच भी हो सकती है। और ओपन सर्किट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई, आर रेजिस्टेंस हाई, और जो करंट है वो बिल्कुल लो यानी कि लगभग 0 के आसपास। तो बहुत बार ऐसा ऑप्शन आता है R बराबर अनंत और I बराबर 0। तो ओपन सर्किट के अंदर ये कंडीशन होती है, R का मान इनफिनाइट है, हम पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में कितना प्रतिरोध है। अगर मेगर से अगर उसका टेस्ट किया जाए तो पता लग सकता है कि इसमें कितना ओम का रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा होगा, मेगा ओम के अंदर या गीगा ओम के अंदर इसका रेजिस्टेंस आएगा, और करंट लगभग 0 के बराबर। तो ओपन सर्किट के अंदर आप याद रखें R बराबर इनफिनाइट, I बराबर 0। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको फिर मिलेगा R बराबर हाई, I बराबर 0 या लो। अगर ओपन सर्किट में अगर ये उत्तर दिया है, कहीं भी R बराबर ये वाला उत्तर दिया है, तो फिर आपको यही मानना है। अगर ये ना दिया हो और ऐसा दिया हो R बराबर हाई और I बराबर 0 या लो, तो फिर आप उत्तर ये मान लीजिए। तो ये है हमारा ओपन सर्किट। इसके बाद में नेक्स्ट तीसरा सर्किट हम अगर पढ़ें तो तीसरा सर्किट हम पढ़ सकते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट का मतलब छोटा। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, हमेशा ही शॉर्ट सर्किट में ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारी जो वायर है ये डायरेक्ट प्लस और माइनस इस प्रकार से आपस में टच हो गए, किसी कारण से टच हो गए। विद्युत लैंप है या मान लो कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, उसके अंदर जो वाइंडिंग्स थी वो वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो गई है, एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग तीसरी वाइंडिंग आपस में इस प्रकार से किसी कारण से आपस में शॉर्ट हो गई है। हालांकि उनमें ये व्यवस्था की जाती है कि वो शॉर्ट ना हो जाए, उनमें इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन मान लो अगर कहीं ऐसा हो जाए कि करंट गुजरने का रास्ता बहुत ही छोटा हो, अगर विद्युत धारा यहां से चलनी प्रारंभ होती है तो यहां देखो उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, विद्युत लैंप के अंदर रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट इस प्रकार से शॉर्ट हो गया तो इस वायर में रेजिस्टेंस तो 0 के बराबर है, तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ ही गति करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट को जाने में उतना ही अच्छा लगेगा, यानी कि उसको जाना बहुत आसान होगा। जबकि यहाँ रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो यहाँ करंट जाना मुश्किल है, तो इसलिए करंट यहाँ से जाके इस प्रकार अपना परिपथ पूरा करेगी। अब दोस्तों काम स्टार्ट होता है फ्यूज का। अगर परिपथ में फ्यूज नहीं है या कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं है और हमारा जो परिपथ है वो शॉर्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये जो लोड है या जो ये वायर्स हैं वो जल भी सकती हैं। और बहुत बार आप सुनते भी हो कि शॉर्ट सर्किट के कारण कोई दुकान में आग लग गई, इस प्रकार से आप घटनाएं भी सुनते हो। तो वो उसी कारण होता है कि आप उनकी जो सेफ्टी डिवाइस लगाई हुई थी, वो एमसीबी थी या जो भी सेफ्टी डिवाइस था, वो प्रॉपर उसने काम नहीं किया। अगर वो प्रॉपर काम कर जाए, हमेशा अपने को ऐसा करना चाहिए, सेफ्टी जो डिवाइस है वो हमेशा कंट्रोलिंग डिवाइस से पहले लगानी चाहिए। फ्यूज जो है वो यहां लगाना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी कुछ सर्किट में कुछ करंट का मान बढ़े तो उस कंडीशन में सबसे पहले करंट यहां से इस प्रकार फॉलो करेगी तो चलेगी, तो सबसे पहले वो फ्यूज की तरफ आए और फ्यूज अपना काम करके उसको यहीं रोक दे, आई करंट को आगे ना लेके जाए, तो परिपथ हमारा बच जाए। यही तो फ्यूज का काम है। फ्यूज के बारे में वो क्लास जरूर देखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उस क्लास में थोड़ी सी वॉल्यूम कम आई है तो आप उसको हेडफोन लगा के सुन लीजिए, लेकिन वो क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है फ्यूज वाली, जो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फ्यूज वाली क्लास जरूर देखें दोस्तों।
तो ये सर्किट हमारा शॉर्ट सर्किट है। इस कंडीशन में करंट का मान बहुत हाई होता है, I इज इक्वल टू हाई, जबकि R है वो बहुत कम होगा, लो। R बहुत कम होता है क्योंकि करंट R तो उसमें जो अपना जो परिपथ है, ये परिपथ जो लगा था उपभोक्ता युक्ति, उसमें से तो करंट जाएगी ही नहीं। जो शॉर्ट सर्किट है उसमें से करंट जाएगी, छोटा रास्ता में से जाएगी, तो करंट R क्या हुआ, लो हो गया, और I क्या होगी, करंट हाई हो गई। चौथा परिपथ हम बोल सकते हैं, एक होता है लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट, लीकेज का आप शाब्दिक अर्थ समझते हो, कहीं से भी करंट का लीकेज हो रहा है, यानी कुछ करंट उपभोक्ता युक्ति में भी जा रही है और साथ साथ में कुछ करंट कुछ अन्य युक्ति में भी जा रही है, तो वो फिर लीकेज सर्किट है। जैसे दोस्तों ऐसा हो गया, अभी कोई मोटर है, ये मान लीजिए कोई मोटर है, इसके अंदर ये वाइंडिंग्स हैं, 3 फेज की मोटर है, माना 3 वाइंडिंग है। कहीं ऐसा हो गया कि एक वाइंडिंग इस मशीन की बॉडी के साथ टच हो गई, इस मोटर की बॉडी के साथ एक वाइंडिंग टच हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसमें करंट फ्लो जब होगा तो साथ साथ में इस बॉडी से भी करंट फ्लो होगा, साथ में वाइंडिंग में करंट चलेगी, साथ में इस बॉडी से भी करंट चलेगी। तो यह जो हमारा सर्किट है, इसे बोलेंगे हम लीकेज सर्किट। इसे हम शॉर्ट सर्किट नहीं बोल सकते, क्योंकि करंट गुजरने का रास्ता छोटा नहीं हुआ, जो प्लस माइनस थे वो आपस में इतने छोटे नहीं हुए, वाइंडिंग्स में भी करंट जा रही है और साथ साथ के अंदर बॉडी में भी करंट का प्रवाह हो रहा है, इसलिए इसको बोला जा रहा है लीकेज सर्किट। करंट का लीकेज हो रहा है, करंट कोई और रास्ते से भी जा रही है। अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यदि आप मशीन की बॉडी पे हाथ लगा देते हो तो आपको विद्युत का झटका लग सकता है, और इसी चीज से बचाने के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि अगर करंट लीकेज हो जाए कहीं गलती से, तो मशीन की बॉडी को हमें क्या करना चाहिए, अर्थ करना चाहिए। तो इस मशीन की बॉडी को हमें अर्थ करना चाहिए। अर्थ करने से क्या होगा कि जो करंट है जो इस बॉडी में से फ्लो हो रही थी, वो क्या होगा, इस अर्थ के रास्ते जमीन में चली जाएगी, और करंट का मान, क्योंकि अर्थ का रेजिस्टेंस भी बहुत ही कम होता है, तो करंट का मान होगा वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और बढ़ने के कारण क्या होगा, जो हमारा जो फ्यूज लगा है या जो एमसीबी लगी है वो काम कर जाएगी, और जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। तो लीकेज सर्किट का मतलब ये होता है कि विद्युत धारा उपभोक्ता युक्ति में भी जा रही है और साथ साथ में किसी अन्य परिपथ से भी जा रही है, वो बॉडी के साथ भी टच हो सकती है, या फिर मान लो अंडरग्राउंड वायरिंग है, उसमें क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि वायर टूट के कोई दीवार के साथ टच हो रहा है, तो दीवार में भी हल्का करंट का महसूस हो सकता है, तो वो भी लीकेज करंट है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, लीकेज करंट से बचाने के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे उपयुक्त है, कौन सा सर्किट ब्रेकर हमें लगाना चाहिए जो कि लीकेज करंट को लीकेज करंट होते ही परिपथ को बंद कर देगा। क्योंकि दोस्तों लीकेज करंट हो रही है तो अपने को इससे बहुत नुकसान हो सकता है। शॉर्ट सर्किट होगा तो उससे तुरंत ही कोई फ्यूज एमसीबी काम कर जाएगी, लेकिन लीकेज सर्किट को अगर आपने प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी तो वो करंट इस प्रकार से बॉडी में चलती ही रहेगी। अगर आपने फ्यूज या अर्थिंग नहीं किया तो इस प्रकार से वो करंट इसमें बॉडी में चलती ही रहेगी, और अपने जैसे ही हाथ लगाएंगे बॉडी के, अपने को करंट का झटका लगेगा। इसलिए इस लीकेज सर्किट से बचाने के लिए एक ब्रेकर आता है, इसको हम बोलते हैं ELCB। ELCB पूरा नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट परिपथ को ब्रेकर तोड़ने वाला। अर्थ में अगर लीकेज कहीं हो रहा है तो उसमें फिर सर्किट को तोड़ देगा, परिपथ को बंद कर देगा। तो दोस्तों ये जो ELCB है ये पहले के टाइम में ज्यादा लगते थे, लेकिन आज के समय के अंदर ELCB का उपयोग लगभग बंद हो चुका है, और इसकी जगह स्थान ले लिया है RCCB।
इसकी जगह ले लिया है, स्थान ले लिया है आरसीसीबी। इसका पूरा नाम तो बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा आप, रीशेड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। सीबी को आप क्या लिख लोगे, सर्किट ब्रेकर। रीशेड्यूल का मतलब है अवशिष्ट धारा, अवशिष्ट मतलब बची हुई धारा यानी कि लीकेज धारा, लीकेज करंट को तोड़ने वाला ब्रेकर, परिपथ को तोड़ने वाला ब्रेकर। तो आरसीसीबी का आजकल उपयोग ज्यादा होता है और ईएलसीबी का उपयोग आजकल कम होता है, क्योंकि आरसीसीबी आजकल नई डिवाइसेस आई हैं, इसमें लीकेज करंट थोड़ी सी ही होने पर ये काम कर जाती है और परिपथ को बंद कर देती है। लीकेज करंट के बारे में अपने भारत विद्युत नियम में कुछ एक बात कही गई है जो आपको याद करनी चाहिए। भारतीय विद्युत नियम में ये बोला गया है कि लीकेज जो करंट है, लीकेज करंट अगर वो कुल धारा की 5/1000वां हिस्सा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा है लीकेज करंट तो फिर हमें परिपथ को लीकेज ब्रेकर वाला कोई ब्रेकर लगाना चाहिए जो लीकेज करंट से बचाता हो, ऐसा हमें ब्रेकर लगाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का विद्युत नियम ये बोलता है कि लीकेज करंट का मान, लीकेज करंट, मैं एक बार सीधा LI लिख देता हूं, आप इसको पूरा लिख लेना, लीकेज करंट, या IL लिख देता हूं, लीकेज करंट, कहीं लोड करंट मत लिख लेना, आप पूरा लिखना, लीकेज करंट बराबर है कुल करंट, जो परिपथ में कुल करंट है बटे 5000। इस करंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए मान लीकेज का, अगर इससे ज्यादा है तो फिर परिपथ में अपने सर्किट ब्रेकर ऐसा प्रोवाइड करवाना चाहिए जो लीकेज करंट से बचाता हो। तो दोस्तों ये तो है एसी के लिए, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है एसी, ये उसके लिए भारत का विद्युत नियम बोलता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर डीसी की बात करें, अगर दोस्तों डीसी की बात करें तो डीसी के अंदर अगर आपको स्पेशल दे दिया जाए तो बच्चे क्या काम करते हैं, एसी का तो याद कर लेते हैं 1/5000वां हिस्सा कुल करंट का, लेकिन डीसी का याद नहीं करते। तो डीसी के लिए आपको याद करना है कि लीकेज करंट IL, लीकेज करंट डीसी की जो कुल करंट है उसका 2000वां हिस्सा, ये किसके लिए है, डीसी के लिए। तो आपको एसी और डीसी दोनों के लिए लीकेज करंट का मान भारतीय विद्युत नियम के अनुसार याद होना चाहिए। लीकेज करंट के लिए अपने कौन सा ब्रेकर लगाते हैं वो भी याद होना चाहिए, दोनों की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, और लीकेज करंट किसे बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। लीकेज करंट से बचाने के लिए अपने अर्थिंग भी करनी चाहिए। अर्थिंग का रेजिस्टेंस 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कभी भी रेजिस्टेंस अपने प्रॉपर समय पर चेक करते रहना चाहिए। अर्थ टेस्टर आता है जिससे अपने को रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए। अर्थ टेस्टर में सप्लाई कौन सी होती है, एसी होती है, डीसी नहीं होती, ये भी याद करें। अर्थ टेस्टर जिसे सामान्य भाषा में मेकर बोल दिया जाता है, लेकिन वो जो काम करता है अर्थ टेस्टर वो एसी सप्लाई पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता, क्योंकि डीसी में रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि पृथ्वी के साथ केमिकल रिएक्शन करके और जो प्रॉपर मान है वो नहीं बताएंगे, कुछ गलत मान बता सकते हैं। इसलिए अर्थ टेस्टर के अंदर सप्लाई कौन सी होती है, एसी होती है। तो ये सर्किट है, सर्किट के 4 प्रकार हैं, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे, चारों के बारे में आपने लिखा होगा। लीकेज के बारे में मैंने विस्तार से बताया आपको, और जो ईएलसीबी है, आरसीसीबी है, एक ब्रेकर का आपने क्लास लगाएंगे सर्किट ब्रेकर की, उसमें बहुत सारे ब्रेकर पढ़ेंगे, तो उस क्लास के अंदर आपको मैं और डीप से भी बताऊंगा कि एलसीबी काम कैसे करती है, आरसीसीबी कैसे काम करती है, इनकी क्या क्या लीकेज करंट की रेटिंग है, वो सब कुछ अपने उस क्लास में पढ़ेंगे। काफी आगे चलकर वो क्लास आएगी। तो परिपथ के बारे में इतना आप लिखें और याद करें। इसके बाद में नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है, परिपथ का टॉपिक यहां खत्म होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक वैज्ञानिक आता है जॉर्ज साइमन ओम। उस वैज्ञानिक ने परिपथ से रिलेटेड, क्लोज सर्किट से रिलेटेड एक नियम दिया था
एक नियम दिया था जिसे बोला जाता है ओम का नियम। तो वो नियम क्या बताता है हमें, उस नियम को आपको ध्यान से समझना चाहिए। इस नियम पर ही पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है। तो ओम का नियम, चार्ल्स साइमन ओम का नियम, इसको आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम हमें क्या बताता है वो हम ध्यान से अभी समझते हैं। देखो दोस्तों, क्या है कि जैसे मान लो कोई भी परिपथ है क्लोज सर्किट, जैसे जो अभी अपने बनाया, मान लो एक विद्युत लैंप है, ये विद्युत लैंप का सिंबल होता है। ये मान लो उसमें कोई कंट्रोलिंग डिवाइस स्विच है, ये हमारा कोई फ्यूज लगा है और यहां पर उसको सप्लाई से जोड़ा गया है। ये कोई क्लोज सर्किट है जिसमें अपने स्विच को क्लोज कर रखा है। तो ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या बताता है कि जैसे मान लो यहां विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक प्रेशर 10 वोल्ट का है और मान लिया इस परिपथ के अंदर जो करंट है वो 2 एंपियर चल रही है। एक बार अभी मानना, अपने निकालना भी सीखेंगे अभी। तो ओम्स लॉ, ओम का नियम यह कहता है कि कोई भी क्लोज सर्किट है उसमें क्या होगा कि आपने अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर का मान, विद्युत वाहक बल का मान अगर आपने बढ़ाया तो जो करंट का मान है वो भी बढ़ जाएगा उसके समान अनुपात में। कि अगर आपने 5 गुना वोल्टेज बढ़ा दी तो करंट का मान 5 गुना बढ़ जाएगा। ये डीसी सर्किट और एसी सर्किट दोनों पे ही लागू होता है कि अगर वोल्टेज का मान बढ़ता है तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है, और वोल्टेज का मान घटता है तो विद्युत धारा का मान भी अपने आप ही घट जाएगा। क्योंकि आप सोचो, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को गति करवाने वाला बल। अगर वो बल ही कम हो गया तो उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर उतनी संख्या में गति नहीं करेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अगर वो कम निकलेंगे तो विद्युत धारा अपने कम ही बोलेंगे। तो जो ये जो ईएमएफ है ई, जिसे अपने सामान्य भाषा में वी बोल देते हैं, वोल्टेज, वो समानुपाती है आई के। आई माने विद्युत धारा, वी समानुपाती आई। अब कई बच्चों को जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं या तो कई तो बहुत बार कर चुके होते हैं, उनको पता नहीं होता कि सिंबल का अर्थ क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोलते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इसका दोस्तों मतलब ये है कि अगर वोल्टेज है V, कोई भी दो राशियों में अगर ये लगा है, इसका मतलब बनता है कि अगर इसका मान घटाया जाए तो इसका मान भी घट जाएगा। और इसका मतलब ये है समान अनुपात के अंदर। ऐसा नहीं कि 5 वोल्ट इसका घटा तो इसका 50 वोल्ट घट, 50 एंपियर कम हो गई, यानी कि इसमें अगर 5 गुना वोल्टेज कम हो गई तो करंट 10 गुना कम हो गई। ऐसा नहीं होता, जो अनुपात है वो समान रहेगा। जैसे मान लो यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 2 एंपियर, अगर मान लीजिए वोल्टेज 20 वोल्ट हो गई तो करंट कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, यानी कि कितनी करंट होगी, 4 एंपियर। तो पहले वोल्टेज का अनुपात निकालो, कितना है, 1:2। वोल्टेज में कितने का अंतर है, 1:2। तो करंट में देखो कितने का अनुपात आया, 1:2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दोनों का अनुपात क्या रह रहा है, समान। ये हमेशा ही होगा, वोल्टेज कितना गुना कम कर दो करंट उतना गुना ही कम होगी। तो इसका मतलब ये है समान अनुपात। तो V समान अनुपात में है I के, करंट के। और जब कभी भी समान अनुपाती, प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती, इसको जब कभी अपने हटाते हैं, क्योंकि अपने एक फार्मूला डेरिवेट करना है, फार्मूला बनाना है, तो इसको हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए एक नियतांक लगता है कांस्टेंट, हमेशा ही इसको हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट है हमारा यहाँ पर R बराबर कांस्टेंट, नियतांक, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, ध्यान से समझें, कि जैसे मान लो मैं V का मान, वोल्टेज का मान बढ़ाऊं तो आप समझ चुके हो करंट का मान बढ़ेगा, ये ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था।
उसके लिए भी उसने कुछ कंडीशन बताई थी कि ये काम ऐसा तभी होगा समान अनुपात में जब वो कुछ कंडीशन स्थिर रहें। वो कंडीशन अभी बताता हूं आपको। लेकिन आप समझो कि वोल्टेज का मान बढ़ाऊं तो करंट का मान बढ़ेगा, वोल्टेज का मान घटाएं तो करंट का मान घटेगा, लेकिन R के मान में कोई चेंज नहीं आएगा, आप चाहे वोल्टेज कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि R क्या है, कांस्टेंट है। और R को अपने क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका मात्रक अपने बोलते हैं क्या होता है, मात्रक ओम होता है। तो वो जो ओम मात्रक है वो इस वैज्ञानिक ने ही बताया था कि ऐसा कुछ होता है परिपथ के अंदर, और R होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसका, इस वायर का रेजिस्टेंस प्लस में इस विद्युत लैंप का रेजिस्टेंस, उसका मान हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन उसका मान भी चेंज हो सकता है। कैसे कैसे चेंज हो सकता है, उसके लिए मैंने एक क्लास लगाई थी प्रतिरोध की निर्भरता, कि रेजिस्टेंस किस किस बात पर निर्भर करता है, कैसे कैसे अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा और घटा सकते हैं। 4 बातों पे डिपेंड करता है, लंबाई पर, कटा क्षेत्रफल पर, टेम्परेचर पर और उस पदार्थ की नेचर पर। तो ये 4 चीजों पर निर्भर करता है। तो ओम का नियम बताता है हमें V = I × R। अब दोस्तों एक बात है कि जो V समानुपाती है I के, वो हमेशा ऐसा तभी होगा कि वोल्टेज 5 गुना बढ़ाई तो करंट भी 5 गुना बढ़ी, वोल्टेज 2 गुना घटाई तो करंट भी 2 गुना घटी, उसके समान अनुपात में ही ऐसा होगा। ऐसा कब होता है, जब एक तो टेम्परेचर का मान है, टेम्परेचर रहे नियत, हवा एयर भी रहे नियत, यानी कि जो रूम के अंदर, जो कमरे के अंदर वोल्टेज इंप्रूव की जा रही है, घटाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, तो वो फिक्स एक टेम्परेचर में हो। ऐसा नहीं पहले टेम्परेचर कुछ था, घटाई थी तब, और बढ़ाई थी तब कुछ टेम्परेचर अलग था, तो फिर ये 20 समानुपाती आई नहीं होगा, कुछ चेंज आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में भी चेंज आ जाएगा। तो ये है ओम का नियम, V = I × R। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, यहां से आप I का फार्मूला भी बना सकते हो, बहुत सिंपल। R गुणा में है, इधर लेके आएंगे तो भाग में आ गया, I = V/R। R का बनाना चाहते हो तो I इसके डिवाइड में आ जाएगा, R = V/I। तो तीनों फार्मूले आपको याद करने हैं। इन फार्मूलों से सवाल आते हैं दोस्तों, और जो अपना टेक्निकल हेल्पर का जो एग्जाम होगा उसके अंदर एक सवाल आपको जरूर देखने को मिल सकता है ओम के नियम से, ये पक्की बात है, आप देख लेना। ओम के नियम से एक सवाल जरूर मिल सकता है, करंट का मान बता दे या कुछ प्रतिरोध का मान बता दे, या किसी तीनों में से कोई 2 चीज का मान बताकर एक चीज का मान पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो दोस्तों ये ओम का नियम है, इससे कुछ सवाल आपको करने चाहिए, आपकी बुक के अंदर दिए होंगे। एक दोस्तों एक बात और बता देता हूं आपको मैं, जो बच्चों में थोड़ी सी दिक्कत आती है करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस का मान है, या करंट का मान है, या ईएमएफ का मान है, कुछ बार वो मिली में दिया होता है, नैनो में दिया होता है, पिको में दिया होता है, या मेगा में दिया होता है, इस प्रकार से कुछ दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से सवाल को हल किया जाए। जैसे मान लीजिए वोल्टेज का मान है 5 वोल्ट, करंट का मान है 2 मिली एम्पियर, या मान लीजिए वोल्टेज का मान है 5 मिली या 5 नैनो वोल्ट, और पूछ लिया जाता है R बराबर क्या होगा। तो बच्चों को फार्मूला याद होता है, R = V/I होता है, फार्मूला याद है, 5/2 कर देंगे, 2.5 आ गया। लेकिन वो 2.5 आया है, वो क्या उत्तर सही आया है, वो मिली है आया है, या नैनो आया है, या क्या आया है, तो ये नहीं आते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, 90% बच्चों को इस चीज का आइडिया नहीं है कि ऐसे कैसे किया जाए इन सवालों को। तो बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूं दोस्तों, ऐसे सवालों को आपको कैसे करना चाहिए। जब कभी मिली, पिको, नैनो, मेगा, गीगा कुछ भी दिया हो, आसानी से याद कर लोगे। और एक उसके लिए आपको कुछ बात याद करनी है जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो याद कर लोगे तो ऐसे सवाल आप 1 सेकंड में हल कर दोगे। वो याद करनी है आपको कि सबसे पहले याद करना है आपको कि मिली, छोटा m हमेशा मिली को दर्शाता है, मिली, छोटा m,
इसका मान हमेशा होता है 10 की पावर -3। अब ये मान कहां पुट करना है, कहां रखना है, वो अभी बताता हूं, लेकिन याद करो मिली का मतलब होता है 10 की घात +3 नहीं -3। उसके बाद आता है एक माइक्रो, जिसे अपने इस प्रकार म्यू बोलते हैं। म्यू, यू के नीचे थोड़ा सा इस प्रकार से डंडा लगा दिया जाता है, तो म्यू। इसका मान होता है 10 की घात -6। इसके बाद आता है एक नैनो, जिसे अपने छोटे एन से दिखाते हैं हमेशा। ये जो मात्रक होंगे सारे छोटे छोटे होंगे प्रतीक इनके। 10 की पावर -9, नैनो, नो। उसके बाद आता है एक पीको, जिसे छोटे पी से दिखाया जाता है 10 की पावर -12। इतने तक चलते हैं। अगर अपने थोड़े बड़े मात्रकों की बात करें तो एक आता है किलो, जिसे दिखाया जाता है के से। इसका मान होता है 10 की पावर +3। एक होता है मेगा, जिसे अपने बड़े एम से दिखाते हैं 10 की पावर 6। उसके बाद आता है गीगा, जिसे अपने बड़े जी से दिखाते हैं 10 की पावर 9। फिर उसके बाद आता है टेरा, जिसे अपने टी से दिखाते हैं 10 की पावर 12। उसके बाद आता है पीटा, पी, 10 की पावर 15। तो अगर कोई बच्चा इन बातों को याद कर लेता है कि माइक्रो में कितना है, नैनो में कितना है, मेगा में कितना है, ये सारी बातें अगर आप याद कर लेते हो तो ऐसे कोई भी सवाल आ जाए आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको लिख लेना, याद कर लेना। और इनको याद करने के बाद में एक छोटी सी बात और बता देता हूं जो मैथ के अंदर है, लेकिन जब अपना ये थोड़ा थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 75% के आसपास हो जाएगा, तो फिर मैं इसी चैनल पर मैथ की क्लासेस भी लगाया करूंगा, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम के अंदर मैथ भी आएगी और साइंस भी आएगी और कंप्यूटर भी आएगी। तो तीनों की मैं क्लास लगाऊंगा। और उसके बाद जब अपना ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर राजस्थान जीके के अपने जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, हर एक चीज के क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान में झीलों के क्वेश्चन अलग से करेंगे, नदियों के क्वेश्चन अलग से करेंगे, कला संस्कृति जो भी है सबके अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया करेंगे डेली। तो एक बार थोड़ा एक और चले अपना। तो ये चीज लिखने के बाद में एक बात और बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 ऐसा कुछ दिया है। अगर आपको इसको हल करना है तो याद रखें एक बात हमेशा ही, जब आधार बराबर है, यानी दोनों के दोनों 10 है, दोनों के दोनों 20 है, 15, 18 दोनों बराबर है, तो उनकी गाते चाहे बराबर नहीं भी है, गाते बराबर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके आधार बराबर है, तो गाते हमेशा ही जुड़ेगी, गाते हमेशा ही जुड़ेगी। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? गातों को आप अलग से लिख लीजिए अगर आपको हल नहीं आता तो। -3 और -3 कितने हो जाते हैं? -6। अब बच्चे क्या काम करते हैं, 3 और 3 6 लिखे और माइनस का निशान नहीं लगाते, तो फिर वो गलत हो जाएगा। 10 की पावर -6। अब एक बात और बता देता हूं, 10 की पावर -6 का मतलब क्या है? 10 की पावर -6 का मतलब हो गया, एक तो पता चल गया ये तो माइक्रो है, एक तो हमें पता ये चल गया, लेकिन अगर इसका अर्थ बताऊं आपको तो इसका अर्थ है 1 के बटा के अंदर 10 की पावर 6। अगर आपको घात का निशान चेंज करना है तो उसको पलट दीजिए, घात का निशान चेंज हो जाएगा। पलटने का मतलब इसके बटा में 1 था, इसको पलट दिया तो घात का निशान चेंज हो गया, पॉजिटिव 6 हो गया। और किसी भी की भी घात, 10 की घात जैसे 6 है, इसका मतलब 10 को 6 बार लिखना है। 10 की घात 8 है, 10 को 8 बार लिखना है और गुणा करना है। 10 की घात 6, इसका मतलब 10 को 6 बार लिखिए और गुणा कीजिए, तो 1 के आगे आपको 6 जीरो मिलेंगी। स्टूडेंट क्या काम करते हैं, 10 के आगे 6 जीरो लगा देते हैं, यानी टोटल 7 जीरो हो जाती है, तो वो फिर गलत है। तो आपको ये जो घातों के घातांक जो प्रश्नावली है वो थोड़ी बहुत अगर आती है तो ऐसे सवाल आप आसानी से कर सकते हो। एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको कि अगर 10 की पावर -9 और 10 की पावर पॉजिटिव में 6 है, तो इसको आप हल करोगे तो क्या उत्तर निकलेगा?
अब आप बोलोगे भी मैंने बोला है कि हमेशा घातों का जोड़ करें, यदि आधार बराबर है तो 9 और 6 15। ऐसा नहीं करना, वो मैंने जो भी बताया आपको अलग से लिखिए। -9 और +6 इसको आप हल कीजिए। माइनस का 9 है और प्लस का 6, दोनों निशान अलग अलग हैं तो हमेशा घटाव होगा, और जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला निशान आता है माइनस। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 10 की पावर -3, यानी क्या बन गया? ये मिली बन गया। 10 की पावर -3 लिख दो, चाहे मिली लिख दो, एक ही बात है। मिली का मतलब 10 की पावर -3। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको नॉर्मल है, इनको ये आनी चाहिए। अगर इसको हल करें अभी अपने, तो आप इसको आसानी से आप कर सकते हो। R बराबर है V/I। V का मान 5 नैनो वोल्ट, तो नैनो का मतलब 10 की पावर गुणा में कितनी लगा दोगे? -9। मिली का मतलब है 10 की पावर -3 लगानी है। अब वही बात कैसे हल कीजिएगा अब इसको? तो आप क्या काम किया करें दोस्तों, कि जो नॉर्मल जो संख्याएं हैं इनको आपस में एक बार हल कर लीजिए। 5 में 2 का भाग लगाएंगे, 2.5। अब आगे आपको क्या करना है, ये जो 10 की पावर -3 है और ऊपर 10 की पावर -9 है, तो 10 की पावर -9 में 10 की पावर -3 का भाग लगाइए। तो समझ नहीं आएगा कैसे करें, क्या करें? तो मैंने आपको अभी एक बात बोली कि यदि आपको घात का निशान चेंज करना है तो आप क्या काम कर सकते हो, इसको पलट दीजिए। या फिर उल्टा बोले, अगर अपने कोई पलट दें किसी संख्या को तो उसकी घात का निशान चेंज हो जाता है। तो अपने ऐसा कर सकते हैं, 10 की पावर -9 इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊं, 10 की पावर -3 को अगर ऊपर लेके जाऊं, तो आप क्या बताओगे कि इसका निशान क्या हो जाएगा? +3। इसका निशान क्या हो जाएगा? +3। अगर +3 होता तो क्या निशान हो जाता? -3। यही तो है घातांक, कि अगर बटे के अंदर किसी संख्या की कोई घात है, इसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो उसकी घात फिर घात का निशान चेंज हो जाता है। तो अब आप इसको हल कर सकते हो दोस्तों। 10 की पावर -9 और 10 की पावर +3, तो -9 + 3 कितना आया? -6। इसको मैं बोल सकता हूं 2.5 माइक्रो ओम। 10 की पावर -6 का मतलब माइक्रो, 10 की पावर -6 माइक्रो, 2.5 माइक्रो। एग्जाम में आपको ऐसा मिलता है, ऐसा मुश्किल है कि ऐसा लिखा मिले 2.5 × 10 की पावर -6 ओम। तो वो ये भी चाहते हैं, एग्जामिनर जो ऑप्शन देते हैं वो ये भी चाहते हैं कि उसको ये पता हो कि 10 की पावर -6 माइक्रो होता है, तो माइक्रो ओम। इस प्रकार से ये चीजें आप याद कीजिए, इनको लिखिए, और इस प्रकार से कोई आपके कंपटीशन में ओम के नियम से सवाल आ सकता है। ज्यादा सवाल नहीं करवाऊंगा क्योंकि सारे के सारे ऐसे ही सवाल हैं। अब उदाहरण लेके कितने ही करते रहे अपने, कि कोई विद्युत लैंप है उसमें वो विद्युत वाल्व का मान इतना कर दिया तो आई का मान इतना कितना हो जाएगा। तो मैं बता चुका हूं, जितना गुना वोल्टेज बढ़ती है उतना गुना ही करंट बढ़ती है, क्योंकि आर कांस्टेंट है। जितना गुना वोल्टेज कम होती है, आप देखिए गुना में कि वोल्टेज 5 थी अब 10 हो गई, पहले वोल्टेज 5 थी अब वोल्टेज 10 हो गई। तो कहीं आप ऐसा मत कर देना कि वोल्टेज 5 बढ़ गई तो करंट भी 5 बढ़ जाएगी। 5 वोल्टेज थी 10 वोल्ट हो गई, पहले करंट थी 4 एंपियर, अब करंट कितनी होगी? तो आप कहीं ऐसा करने लग जाओ 5 वोल्ट बढ़ी है तो इसमें भी 5 बढ़ा देता हूं, 9 एंपियर कर देता हूं, गलत। आप देखिए कितना गुणा, गुणांक में देखिए, अगर आपको गुणा का पता नहीं चल रहा, भी मेरे को पता नहीं चल रहा भी यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, पता नहीं कितना गुना बड़ी है, 5 से 8 हुई तो है तो ज्यादा, लेकिन गुणा का नहीं पता चल रहा। तो जो बड़ी है उसमें छोटी का भाग लगा दीजिए, जो वोल्टेज बड़ी है उसमें छोटी का निशान लगा दीजिए। 10 में 5 का भाग लगा दिया तो 2 आ गया, तो 2 गुना बड़ी है। अगर यहाँ पे 8 होता और यहाँ 5 होता तो मेरे को पता लगाना है कितना गुना वोल्टेज बड़ी है, तो 1.6 गुना बड़ी है, तो करंट भी 1.6 गुना बढ़ा दो। इस प्रकार से आप ओम के नियम के सवाल जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने जो टॉपिक करते हैं, ओम के नियम का कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक और कर लेते हैं आज अपने। टॉपिक का नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट।
तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हिंदी में बोलते हैं इसको ताप गुणांक। ताप गुणांक का टॉपिक है, आप इसको ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप गुणांक क्या होता है, इसी लेसन में एक टॉपिक आता है ताप गुणांक का, बहुत अच्छा टॉपिक है। ताप गुणांक का मात्रक तो पता नहीं कितने सारे एग्जामों में आ चुका है। तो क्या है ताप गुणांक, किसे बोलते हैं, इस चीज को समझने से पहले एक बात करते हैं, अपने एक बात सीखते हैं जो मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा समझा देता हूं कि देखो दोस्तों, इस प्रकार से है, ये मान लीजिए y अक्ष है जिसमें R रेजिस्टेंस बताया है, ये x अक्ष है जिसमें बताया है टेम्परेचर। अब माना मैंने कि जैसे मान लो एक उदाहरण बताता हूं कि कोई तार है या मान लो कोई विद्युत लैंप है या कुछ भी एक चालक युक्ति है, चालक की बात कर रहे हैं, अचालक या अर्धचालक की बात हम नहीं कर रहे। तो कोई भी चालक युक्ति है, मान लीजिए उसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है 12 ओम, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध है 12 ओम। तो अगर टेम्परेचर का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में चेंज हो जाएगा। ये मैंने बकायदा आपको सवालों से भी बताया था कि अगर टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है तो चालक के प्रतिरोध में भी वृद्धि होती है। वैसे तो मैंने बताया आपको प्रतिरोध कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर का अगर मान चेंज करोगे तो फिर प्रतिरोध में भी चेंज आएगा, और वो आता है बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। 10 ओम किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर किया, तो मान लिए इसका रेजिस्टेंस 14 ओम आ गया। बिल्कुल बराबर नहीं बढ़ेगा, कहीं 5 से 10 दो गुना बढ़ा तो इसका रेजिस्टेंस 12 से 24 गुना होगा, नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 14 ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस। तो ऐसा होता है कि जैसे ही टेम्परेचर का मान बढ़ता है वैसे ही रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाता है। तो माना मैंने ये मान लिया कि यहां पर मान लो 0 डिग्री टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री का टेम्परेचर है, यहां मान लो 50 डिग्री का टेम्परेचर है, यहां 100 डिग्री का टेम्परेचर है, यहां मान लो 150 का, यहां मान लो 200 का। तो 0 डिग्री पर कितना कोई चीज का प्रतिरोध है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध उसका जरूर होता है। मान लो इसका प्रतिरोध कुछ यहां मिला। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। ये आ गया इसका ग्राफ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि आ जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक 0 डिग्री पर इसका प्रतिरोध मानना, जैसे मान लिया मैंने 10 ओम है। अब कोई अन्य पदार्थ है, उसमें ऐसा किया गया कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, उसका 0 डिग्री पर कुछ अलग प्रतिरोध है, तो उसमें भी ग्राफ इस प्रकार से बढ़ेगा। इसे बोलते हैं अपने रेखीय ग्राफ। ये रेखीय ग्राफ है, बढ़ाने से बढ़ रहा है, समानुपाती का ग्राफ है। तो दोस्तों 0 डिग्री पर इतना प्रतिरोध है और कुछ अलग अपने टेम्परेचर करेंगे तो प्रतिरोध के मान में भी कुछ अलग अंतर आएगा। तो यहां से एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर के मान में वृद्धि या कमी की जाती है वैसे वैसे प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि या कमी होती है। इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों कि डेल्टा आर समानुपाती डेल्टा टी। मैं बड़ा टी लिख देता हूं ताकि आपको टाइम ना समझकर आप इसको टेम्परेचर समझें। टेम्परेचर, डेल्टा का मतलब हो गया अंतर। भी पहले प्रतिरोध कुछ था, अब प्रतिरोध कुछ और हो गया, तो टेम्परेचर के मान में भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा। तो डेल्टा, डेल्टा का मतलब समझो आप अंतर। डेल्टा का मतलब है अंतर, यानी प्रतिरोध में अंतर हुआ तो टेम्परेचर में भी अंतर हो जाएगा। सॉरी, टेम्परेचर में अंतर हुआ तो प्रतिरोध में भी अंतर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, आपस में समानुपाती है। समान अनुपात में देखो दोस्तों, यहां अनुपात इनका समान रह रहा है, यहां दूरी, यहां दूरी, यहां दूरी बिल्कुल बराबर मिलेगी। टेम्परेचर के मान में वृद्धि की जाए, टेम्परेचर के अंदर वृद्धि की जाए तो प्रतिरोध में भी उसी अनुपात के अंदर वृद्धि होती है। यही चीज मैंने एक समीकरण में लिख दी।
अब समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, जो मैं आपको हर बार बता देता हूं। नियतांक तो लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, और यहां वो बराबर का निशान लगाया तो यहां कांस्टेंट निकला एल्फा, यहां कांस्टेंट निकला एल्फा डेल्टा टी। यहां जो कांस्टेंट आया है एल्फा, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये कांस्टेंट है, इसका मान एकदम कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर में चेंज करो रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन ए एल्फा इसका मान चेंज नहीं होगा। और ये हर एक तार का, हर एक चालक डिवाइस का फिक्स होता है, और इसका मान चालकों के लिए तो काफी कम होता है। हर एक चालक का अलग अलग इसका टेम्परेचर का कोफिशिएंट अलग अलग होता है, किसी पदार्थों में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो ये अल्फा क्या है? कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो डेल्टा आर, इसको मैं अगर आगे इसको हल करूं, डेल्टा आर का मतलब मेरा बनता है प्रतिरोध में अंतर। तो मान लिया पहले प्रतिरोध कुछ था, अब प्रतिरोध कुछ और आ गया। जैसे मान लो T डिग्री टेम्परेचर था RT, जैसे मान लो यहां टेम्परेचर कुछ अलग है, तो RT माइनस R0। अंतर का मतलब T डिग्री पर कुछ प्रतिरोध है और R0 पर 0 डिग्री, 0 का मतलब 0 डिग्री पर कुछ प्रतिरोध है, तो दोनों का अंतर ये मैंने डेल्टा R के बराबर लिख दिया। इसी प्रकार से एल्फा डेल्टा T, टेम्परेचर में अंतर। टेम्परेचर में अंतर कितना आया? टेम्परेचर पहले का और टेम्परेचर 0 डिग्री पर कितना था। इस प्रकार से ये यहां से आ गया। इसको अगर अपने आगे हल करें तो दोस्तों एक बात है, 0 डिग्री पर टेम्परेचर, तो 0 डिग्री पर टेम्परेचर तो 0 ही हो गया, इसलिए मैं इसको लिखता नहीं हूं, सीधा T लिख देता हूं। डेल्टा T का मतलब बना टेम्परेचर में अंतर। 0 डिग्री की अगर अपनी बात करें तो 0 डिग्री पर टेम्परेचर कितना था? जैसे मान लो 0 डिग्री पर किसी चीज का प्रतिरोध 50 ओम था, समझिए आप। 0 डिग्री पर कोई चालक का प्रतिरोध 50 ओम था, 100 डिग्री पर उसका प्रतिरोध है मान लीजिए 80 ओम हो गया, तो 100 में से 0 घटाओगे तो 100 ही बचेगा। इसी प्रकार से इसलिए मैंने T1 माइनस T0 करता हूं, इसलिए इससे अच्छा मैं सीधा T लिख देता हूं, क्योंकि घटाओगे तो हमेशा T ही बचेगा। 100 में से 0 घटाओगे तो 0 हमेशा 100 बचेगा। और RT माइनस R0 का मतलब है 80 माइनस 50। T पर कितना प्रतिरोध है? 80। 100 पर प्रतिरोध 80, 0 पर कितना था? 50, तो 80 माइनस 50। तो यहां से ये T आ गया टेम्परेचर। अगर मैं इसको आगे हल करता हूं, RT माइनस R0 बराबर एल्फा T। अगर इसको आगे हल करता हूं तो R0 को मैं उधर ले जाता हूं, RT बराबर आ गया एल्फा T प्लस R0 प्लस R0। ये एक समीकरण बन गई है, इसको आप नोट कर सकते हो। RT बराबर R0 प्लस एल्फा T। यहां से आप इसको नोट करने के बाद अब एक समीकरण और बनाते हैं अपने, कि जो RT है या जो डेल्टा R है वो समानुपाती होता है R0 के भी। डेल्टा R है यानी प्रतिरोध में जो परिवर्तन आएगा, कोई भी प्रतिरोध में परिवर्तन आएगा, वो 0 डिग्री पर कितना प्रतिरोध है उस पर भी निर्भर करता है। आप समझिए, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन ध्यान देना, किसी धातु का 0 डिग्री पर प्रतिरोध ज्यादा है, किसी धातु का 0 डिग्री पर प्रतिरोध कम है। तो जिसका ज्यादा है उसमें अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो प्रतिरोध और ज्यादा बढ़ेगा, और जिसका कम है उसका प्रतिरोध कम बढ़ेगा। तो जो प्रतिरोध में परिवर्तन है वो समानुपाती है R0 के भी, यानी 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना है इस पर भी डिपेंड करता है। आप इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे 0 डिग्री पर ये मान लीजिए तांबे का तार है, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। 50 डिग्री कर दिया टेम्परेचर तो मान लिया 8 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। एक एल्यूमिनियम की तार है, इसका 0 डिग्री पर प्रतिरोध है मान लो 4 ओम, या मान लीजिए इसका प्रतिरोध भी 5 ओम है, मान लेते हैं एक बार। तो 50 डिग्री करोगे तो इसका प्रतिरोध फिर 8 ओम नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। तो क्यों? क्योंकि प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो 0 डिग्री पर कितना प्रतिरोध है इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों का फिर अलग अलग होगा। तो R समानुपाती R0, R समानुपाती R0
और यहां था R समानुपाती अल्फा टी। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसके अलावा ये भी लिख सकते हो कि R समानुपाती अल्फा टी भी था। तो दोनों को अपने ऐसा लिख सकते हैं, R समानुपाती R0 अल्फा टी, सॉरी डेल्टा टी। यहां आ गया RT माइनस R0। डेल्टा का मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन, बराबर यही बात जो मैंने अभी बताई, समानुपाती को उठाया तो एक नियतांक लगा कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस R0 डेल्टा टी। डेल्टा टी के बजाय मैं सीधा टी लिख देता हूं, और यहां से RT R0 माइनस का, इसको उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, R0 प्लस अल्फा R0 टी। यहां से R0 कॉमन आ गया, यहां बचा 1, यहां बचा अल्फा, यहां बचा टी, और यहां आ गया RT। ये एक फार्मूला बना है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज का फार्मूला है ये दोस्तों? ये फार्मूला बताता हूं कि 0 डिग्री पर 40 ओम प्रतिरोध है, 50 डिग्री पर प्रतिरोध कितना होगा, जबकि उसका ताप गुणांक का मान है 0.01 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको ज्ञात करना हो कि कितने टेम्परेचर पर कितना प्रतिरोध है, आपको अगर ये ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला है RT बराबर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। यहां पे अल्फा 0 भी लगा सकते हो कि 0 डिग्री पर कितना ताप गुणांक है, इसका मान हमेशा ही आपको सवाल में दिया होगा, न्यूमेरिकल में दिया होगा। आपको अलग से याद नहीं करना कि किस धातु का ताप गुणांक कितना है, सबका अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करता हूं यूरेका और मैग्नीन की, तो इनका ताप गुणांक तो बहुत ही कम होता है। ताप गुणांक का मतलब क्या बना कि एक ऐसा गुणांक है जिसमें क्या हो, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड यानी प्रति डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, जिसका ये ताप गुणांक कम होगा उसमें क्या होगा, प्रतिरोध में चेंज कम आएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इस प्रकार से ताप गुणांक है ये अल्फा, और इसको आप याद करें इस उत्तर को। इसके अलावा इस अल्फा का एक मात्रक होता है जो आपको याद करना चाहिए, अल्फा का आपको मात्रक याद करना चाहिए दोस्तों। देखिए यहां से देखो आप, या यहां से देखो आप अल्फा का मात्रक बनाते हैं, तो यहां से आप फार्मूला निकालो, अल्फा का क्या निकलेगा, RT माइनस R0। इस समीकरण से देख रहे हैं अपने अल्फा का मात्रक R0T। R ये तो ओम के अंदर है, ये भी ओम के अंदर है, ओम से ओम कट गया, क्या बचा इसका मात्रक 1/T। T माने टेम्परेचर। टेम्परेचर अपने अगर भारत की बात करें तो SI यूनिट क्या है टेम्परेचर की, स्टैंडर्ड जो अपनी इकाई है भारत की MKS इकाई, उसमें टेम्परेचर की क्या इकाई है, तो केल्विन। SI इकाई हमारी क्या है, केल्विन है टेम्परेचर की। इसका क्या मात्रक बना 1/K, या प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आजकल अपने सेंटीग्रेड ज्यादा यूज में आता है, इसलिए सेंटीग्रेड भी दिया हो सकता है। तो प्रति डिग्री केल्विन, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री फारेनहाइट, तो ये ताप गुणांक के मात्रक होते हैं। दोस्तों आपको ताप गुणांक थोड़ा सा एक टॉपिक है जो समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ताप गुणांक होता क्या है कि किसी भी धातु के अंदर प्रति डिग्री एक ऐसा मान है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता हो, प्रतिरोध का मान। जैसे किसी का 0.01 पर डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 0.01 उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको एक तो ये फार्मूला याद करना है। इस फार्मूले से बहुत सवाल आते हैं। RT का मतलब बना 50 पे कितना प्रतिरोध ज्ञात करना है, वो हमें ज्ञात करना है। R0 का मतलब 0 पर कितना प्रतिरोध है, 40 ओम रखेंगे यहां पर, 1 प्लस अल्फा 0, अल्फा 0 का मान ये रखा जाएगा। और T का मतलब कितने टेम्परेचर पर ज्ञात करना है, 50 पर ज्ञात करना है, तो 50 रखा जाएगा। इसको आप जब हल करोगे तो आपको उत्तर मिलेंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का हम यही समापन करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने किरचॉफ के नियम और सीरीज और पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे। डीसी सर्किट के अंदर सीरीज और समांतर कनेक्शन क्या होते हैं। तो आपको आज की क्लास पूरी अगर ढंग से देखी है तो उसको सही ढंग से आप नोट्स बुक के अंदर नोट्स भी बनाएं और उसको याद करें। ठीक है दोस्तों,
धन्यवाद।